हम लोग बात करेंगे मिलर इंडाइसेस की, जो कि बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा आपका ब्रेग्स इक्वेशन में। तो हम लोग को बोला गया मिलर इंडाइसेस को पढ़ने के लिए आपके पास टोटल 6 वेरिएबल्स होते हैं। हमने कहा ए बी सी, अल्फा बीटा और गामा। हमने कहा मान लीजिएगा आपका कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ना माने अभी कि कोई आपका 90 डिग्री के बीच में, आप मान लीजिएगा कि केवल एक्स वाई और जेड बने हुए हैं। मैंने कहा ये पर्टिकुलर आपका एक्स बना हुआ है, वाई और ये अगर जेड बना हुआ है, तो आपने इस पर्टिकुलर को किसी प्लेन से कट किया। मैंने कहा अगर प्लेन से कट करने लगे तो क्या मैं बोल सकता हूं प्लेन से कट करने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा और आपने इसको कट 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 कर दिया। अगर ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया तो हम लोग को बोला गया कि अगर किसी प्लेन को आप इस टाइप से ड्रॉ करते हैं और वो एक्स एक्सिस पर जहां कट करे आप उसको नाम देंगे ए, जहां पर y को कट करे वो बोला जाएगा आपका b, और जहां वो z को कट करे उसे बोला जाएगा c। तो हमने कहा ये मिलर इंडाइसेस क्या होते हैं। तो हमने कहा पहला जो मिलर इंडाइसेस आता है वो होता है आपका h, और h की वैल्यू होती है आपकी a अपॉन, बोला जाएगा यहां पर जो आपका इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि मैं बात कर रहा हूं ए की। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बन गया आपका। जो एच की वैल्यू रहेगा वो डिपेंड करता है कि वो कहां पर कट कर रहा है आपका एक्स। सिमिलरली अगला मिलर इंडाइसेस आता है आपका के, और के को लिखते हैं हम लोग बी अपॉन, क्या हम लोग फिर से लिख सकते हैं सेम पर्टिकुलर फॉर्मूला, इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलोंग, बताएगा क्या रहेगा, बोलूंगा ये रहेगा आपका y एक्सिस। हाँ, क्यूबिक सिस्टम में a, b और c सेम होते हैं तो वहां पर में डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट अभी के लिए अगर हम लोग और ज्यादा देखने लगे h k, और आपका अगला आता है आपका l, अगर l आता है तो हम बोलेंगे c अपॉन, फिर से फॉर्मूला बताएगा। अब आपको इजी लगना चाहिए तो मैं बोलूंगा ये बन जाएगा आपका इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, हाँ जी, अलोंग, बताते रहिएगा, सोचते रहेगा, z एक्सिस, और ये आपके सभी आंसर आ गए। हमने कहा ये पर्टिकुलर जो मिलर इंडाइसेस है, जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं x, y, z, यहां पर भी आप मिलर इंडाइसेस पढ़ेंगे h, k, l। कहीं पर भी बीच में कॉमा लगाने की गलती ना करें, कभी लिख देंगे h, k, l, नहीं, केवल h, k, l। हमने कहा कि ठीक है हमें क्यूबिक सिस्टम में समझाइएगा। तो मैंने कहा अगर आप क्यूबिक सिस्टम में समझना चाहते हैं तो आपने पर्टिकुलर एक क्यूब बनाया, और अभी आपको समझाने के लिए मैं इसको ले रहा हूं एक्स एक्सिस, इसको ले रहा हूं आपका वाई एक्सिस, और इसको ले रहा हूं जेड एक्सिस। अगर कोई आपसे बोलता है कि आपको इस प्लेन का नाम बताना है, मैंने कहा अगर इस प्लेन का नाम बताना है और मैं इस पर्टिकुलर में अगर क्यूबिक सिस्टम बोल रहा हूं तो क्या बोल सकता, इसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहेगा, चाहे आप इधर जाए। जो क्यूबिक सिस्टम में तीनों डायमेंशन आपके सेम होती है। हम बात ऑर्थोरोम्बिक की नहीं कर रहे, हम आपका हेक्सागोनल की बात नहीं करें, हम केवल इसकी बात करें क्यूबिक, और क्यूबिक में तीनों डायमेंशन सेम होती है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बताएगा h की वैल्यू क्या होती है। हमने कहा h की वैल्यू होती थी, बताएगा a अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने कहा ये पर्टिकुलर प्लेन एक्स एक्सिस में कहां कट करेगा, बोला जाएगा इनफाइनाइट पर, क्योंकि वो आगे तक जाता रहेगा लेकिन कट कहीं नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये अगर इनफाइनाइट पर कट करता है तो बताएगा आंसर कितना आएगा, बोलूंगा आंसर आपका आएगा 0। मैंने कहा ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर k की। मैं बोलूंगा k का फॉर्मूला क्या था, बोलूंगा k का फॉर्मूला था b अपॉन, लेकिन मैंने पहले बोल दिया कि a, b और c दोनों तीनों आपस में सेम है, तो मैं बोलूंगा यहां पर मैं अभी लिख देता हूं a, जो कि लिखना चाहिए था मुझे b, क्योंकि a और b सेम है तो कोई बात नहीं। बताएगा ये y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, बोलूंगा कट करने वाला पॉइंट है a, तो बोलूंगा ये आपका आ गया a, और a से a कैंसिल होने के बाद फुल एंड फाइनल आंसर कितना आया, बोलूंगा 1। हमने कहा एच के हो गया तो आपका एल हो गया, बोलूंगा आएगा यहां पर c अपॉन, बोलूंगा c की वैल्यू a के बराबर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इंटरसेप्ट
ऑफ द प्लेन अलोंग z एक्सिस। कि ये प्लेन अगर एक्सटेंड किया जाए तो z के पैरेलल जाएगा, अगर z के पैरेलल जाएगा तो कहां कट करेगा, बोलूंगा इनफाइनाइट पर। बोलूंगा लीजिएगा इनफाइनाइट आपका फिर से आ गया, a अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू बन गई आपकी 0। इसका अंदर जो प्लेन ड्रॉ किया गया है इसका नाम अगर लिखा जाए तो इसका नाम लिखा जाएगा आपका 0 1 और 0। हाँ, थोड़ा बहुत अब क्लियर हो रहा है। अगर हो रहा है तो अब हम ये जितने शॉर्ट का ये जितना डिटेल लिखा है आगे से इतना डिटेल नहीं लिखेंगे, हम लोगों को स्ट्रक्चर दिया जाएगा और तुरंत उसका मिरर इंडाइसिस बताना होगा। देखते हैं कितने लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो हमने कहा एक पर्टिकुलर कुछ इस टाइप का है, और साथ में एक और रूल बता देता हूं, जो भी आपके प्लेन रहेंगे पैरेलल उनका मिरर इंडाइसिस सेम होता है, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और हमें बोला गया कि आपको बताना है इसका मिरर इंडाइसिस क्या होगा, रेड कलर से जो बना हुआ है। तो मैं बोलूंगा इसका मिरर इंडाइसिस होगा, पहले ब्रैकेट लगाया, बताएगा x को कहां कट करेगा, बोलूंगा इनफाइनाइट पर। अगर x को इनफाइनाइट पर कट करेगा तो बोल जाएगा a अपॉन इनफाइनाइट, तो पहला h आएगा 0। y को कहां कट करेगा, बोलूंगा इनफाइनाइट, तो अगला आएगा 0। z को कहां कट करेगा, बोलूंगा a पर, दिख रहा होगा आपको a पर, तो लिखाएगा a अपॉन a, और a अपॉन a की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब इसका मिरर इंडाइसिस लिखा जाएगा 0 0 1। मैंने कहा अगर आपको पैरेलल कॉन्सेप्ट बताया जाए, पैरेलल कॉन्सेप्ट, तो कुछ भी कीजिएगा, बोलूंगा ये पर्टिकुलर भी आपका जो पर्टिकुलर बना है चूंकि वो इसके पैरेलल है तो इसका मिरर इंडाइसिस भी आएगा 0 0 1। बहुत से लोग दिमाग लगाएंगे जी इसका भी डेरिवेशन का, अरे अपना बीटेक में भी तो आप कुछ करेंगे, क्योंकि जब आप इस प्लेन का निकालेंगे मिरर इंडाइसिस तो आप नीचे वाला जो क्यूब रहेगा उसके नीचे वाले पॉइंट को आप ओरिजिन मान के चलेंगे। तो हर चीज में पीएचडी करने की ट्राई नहीं करना आपको। कभी बहुत से लोग होते हैं हर जगह अपने क्रॉस क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, जो ध्यान रखिएगा जो ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन पूछता है दूर दूर तक उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख लेना आज ही आप। यहां पर अगर मैं बात करूं 0 0 1 हो गया, तो पैरेलल प्लेन के आपका जिसके डिस्टेंस बीच में a होती है उसका मिरर इंडाइसिस आपका सेम होता है। हमने कहा जी एक डायग्राम और बनाएगा, तो बहुत ज्यादा सिंपल बनवा दिया। हमने कहा ठीक है, आपने अगर एक डायग्राम और डिमांड करी तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये आपने क्यूबिक सिस्टम बनाया, और क्यूबिक सिस्टम बनाने के बाद आपने कहा ये पर्टिकुलर x, ये पर्टिकुलर y और ये पर्टिकुलर z, जैसे ही प्लेन ड्रॉ किया जाए तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। तो हमने कहा लीजिएगा ये पर्टिकुलर प्लेन बना दिया, मैंने कहा ये पर्टिकुलर प्लेन शायद अब आपको विजुलाइज हो रहा होगा। बहुत से लोग कहेंगे हाँ अब तो विजुलाइज होना स्टार्ट हो गया। बताएगा x को कट कर रहा है, बोलूंगा बिल्कुल, कहां पर, a पर, तो बताएगा इस प्लेन का पहला मिरर इंडाइसिस आएगा 1 a अपॉन a, y कट हो रहा है a पर, तो बोलूंगा a अपॉन a, ये भी आएगा 1। z कहां कट हो रहा है, बोलूंगा पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट पे कट कर रहा है, तो मिरर इंडाइसिस कितना आएगा 1 1 0। हाँ समझ में आ रहा है, अरे समझ में आना स्टार्ट ऐसे कैसे हो जाएगा। लीजिएगा क्वेश्चन टफ कर देता हूं, और क्वेश्चन टफ करते ही आपको तब तक दिक्कतें बताई जाएंगी जब तक आप कभी ना कभी दिक्कत क्रिएट करना स्टार्ट ना कर दें। आपने कहा x y और z बन गया, हमने कहा मिरर इंडाइसिस बताएगा, बोलेगा पहले बार में इसका मिरर इंडाइसिस बिना पेन चलाए, बोलूंगा मिरर इंडाइसिस कहां पर पैरेलल कट कर रहा है, बोलूंगा x और z पर, इसका मतलब मिरर इंडाइसिस बताएगा, आंसर आएगा 0 1 0। हमने कहा चेंज कर दिया क्वेश्चन, हमने कहा मिरर इंडाइसिस इसका बताएगा, ऊपर वाली जो छत है, मैं बोलूंगा इसका मिरर इंडाइसिस कहां पर, इनफाइनाइट पे जाके कट कर रहा है, बोलूंगा x और y पर, तो आंसर आएगा 0 0 1। बहुत बढ़िया। किसने कहा जी ये भी हो गया, हमें तो और बताना है, हमने कहा और बताना है। लीजिएगा पीछे वाली को अगर मैं देखने लगूं तो पीछे वाली कुछ इस टाइप से बना दी। जो पीछे वाला बन रहा है, बोलूंगा पीछे वाले का नाम वही होगा जो आगे वाले का होगा। ये जो आगे वाला सरफेस आ गया तो बोल सकता हूं कि इसका नाम कितना, x को कहां कट कर रहा है, बोलूंगा a पर, और y और z को बोलूंगा इनफाइनाइट, तो आंसर कितना आएगा, बोलूंगा आंसर आएगा 1 0 0। इसका मतलब एक फैमिली होती है, कभी आप 1 0 0 बोलते हैं, कभी आप 0 1 0 बोलते हैं, कभी आप 0 0 1 बोलते हैं, अलग अलग 90 डिग्री पर आपके प्लेन बनने स्टार्ट हो। कोई कहना जी अब थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ाइएगा। मैंने कहा प्रॉब्लम अगर बढ़ाने को आप बोलने लगे और आप जबरदस्ती करने लगे कि जी हमें तो और पढ़ाना है, तो हमने कहा ये पर्टिकुलर x, ये पर्टिकुलर y और ये पर्टिकुलर z बताएगा इस प्लेन का नामकरण क्या होगा। सोचेगा, बिल्कुल सही, इसका आंसर आएगा 1 1 1। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन में, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोला था 90 शायद 86 का क्वेश्चन है, जहां पर 3 अलग अलग आपको एफसीसी में पूछा गया था किस प्लेन से दिखाई देंगे।
हम लोगों को चूंकि ये आपका लगभग 6 या 7 ईयर पहले आ चुका है ब्रैक इक्वेशन, तो हमें मिलर इंडाइसेस पढ़ने हैं। ध्यान रखिएगा, मिलर इंडाइसेस बुक में बहुत ही कम दिया हुआ है, तो हमें इग्नोर नहीं करना। हो सकता है आज तक नहीं आया, तो जैसे ही मैं पेपर देने जाऊं हो सकता है 3 क्वेश्चन इसी पे दिख जाए मुझे। तो यहां पर आपका मिलर इंडाइसेस कंप्लीट हो गया। तो हम लोग क्लास 12 में जाने के बाद पढ़ेंगे एक, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। सिमिलरली आप प्लेन की भी इक्वेशन पढ़ेंगे। प्लेन की इक्वेशन से हमने एक फॉर्मूला उठाया और हमने कहा यहां पर जो हमें याद करना है फॉर्मूला, कि अगर दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस देखते हैं, दो पैरेलल प्लेन के, और मैं क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहा हूं बाय डिफॉल्ट, तो हमारा जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है डिस्टेंस इक्वल टू a अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस आपका एल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। हमने इसको बॉक्स में बंद किया। जो लोग रैंक बनाना चाहते हैं वो याद करें, जो स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं वो दूर दूर तक ना देखें, अपने आंखों पर पट्टी रख लीजिएगा। हमने कहा कि ठीक है, अगर आप इस टाइप से दिखाना चाहते हैं तो हमने अब 2 क्यूबिक सिस्टम बनाने स्टार्ट करें। स्पीड कम रखी जाएगी, फिर भी ध्यान रखिएगा। हमने कहा सबसे पहले आपका एक क्यूबिक सिस्टम बनाया, और इस क्यूबिक सिस्टम के बराबर में आपको एक क्यूबिक सिस्टम और बना दिया, और क्यूबिक सिस्टम के बराबर में क्यूबिक सिस्टम ये बनाया। आपने कहा कि अगर मैं इसको x मानता हूं और इसको y मानता हूं और इसको z मानता हूं, तो आपको बोला गया, देखिएगा आपको एक प्लेन ये दिखाई दे रहा होगा। क्या बता सकते हैं इस प्लेन का नाम क्या रहेगा? बोलूंगा कहां पर कट कर रहा है, इनफाइनाइट पर बोलूंगा x और z को, इसका मतलब इसका प्लेन का नाम आएगा 0 1 0। हमने कहा एक प्लेन और बनाया, क्या बोल सकता हूं पैरेलल प्लेन का मतलब दोनों का मिलर इंडाइसेस सेम आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक आएगा। अगर इसका मिलर इंडाइसेस और इसका मिलर इंडाइसेस सेम आया तो मिलर इंडाइसेस कितना था, x को कट कर रहा है इनफाइनाइट पर, मतलब 0 1 0। हमने कहा इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, बोलूंगा अरे ये गैप होगा, ये गैप का मतलब होगा वही होगा जो यूनिट का आपका यूनिट सेल का लेंथ होता है। मैंने कहा हमें डेरिवेशन से करना है। हमने कहा ठीक है, अगर आप डेरिवेशन कराने लगे तो बताएगा डिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, a अपॉन बोलूंगा 0 स्क्वायर प्लस आपका 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। क्या फुल एंड फाइनली आंसर ये आ जाएगा? हमने कहा बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। हमने कहा अगर समझ में आ गया तो इस पर डिफिकल्टी लेवल क्या था? उन्होंने कहा जैसे जैसे आप अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल तो खुद ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीजें आपको विजुलाइज हो जाएंगी और जैसे ही आप थर्ड एग्जाम्पल में आएंगे चीजें विजुलाइज होना आपको बंद हो जाएंगी। हमने कहा ये पर्टिकुलर आपका खुद फिर से बनाया और आपसे अब कहा गया कि आपका एक पर्टिकुलर प्लेन ये बना हुआ है। ऑब्जर्व कीजिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को 3D दिख जाए। और ये मानते हुए कि आपने इसको x बोला, इसको आपने बोला है y और इसको बोला है आपने z। क्या दोस्तों एक प्लेन और आपको दिखाना है, एक प्लेन आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसकी बात करने लगे और बोलने लगे जी हमें मिलर इंडाइसेस से हमने इतना आंसर पहले ही निकाल सकते हैं, हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखिएगा ये जो डायगोनल होगा, फेस डायगोनल वो होगा a√2। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा इस कॉर्नर से जो आपका सेंटर रहेगा, फेस का सेंटर, वो रहेगा a√2 डिवाइड बाई 2। हम पहले ही निकाल चुके हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, आपने जो पहले निकाल लिया। जिन्होंने नहीं निकाल पाए, क्या मैं इसका मिलर इंडाइसेस बोल सकता हूं? अगर ये x को कट कर रहा है a पर तो बोलूंगा इसका मिलर इंडाइसेस 1 आएगा। यहां पर अगर y को कट कर रहा है a पर तो ये आपका आएगा 1 1 0। ठीक है यहां तक? हमने कहा ठीक है। अगर ये यहां तक ठीक है तो बताएगा इन दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। बोलूंगा डिस्टेंस हो जाएगा a अपॉन बोलूंगा 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। क्या आंसर आपका आ जाएगा? a डिवाइड बाई √2। ठीक है, यहां तक अगर आपको विजुलाइज होना स्टार्ट हो गया और फील आ रहा था, तो जो अब डायग्राम बनेगा उसमें आप विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, तब आपको मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है। तो हमने जो लास्ट एग्जांपल है मिलर इंडाइसेस का, वो बोर्ड पर बना रहा हूं, आराम से समझते रहिएगा। तो पहला आपका जो प्लेन आया वो ये आया। ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या आपको प्लेन दिखाई दे रहा है? जो दूसरा प्लेन आया वो आपको कुछ ये आया, और दोनों ही प्लेन आपके पैरेलल हैं। क्या बता सकते हैं इस प्लेन का नाम क्या रहेगा? तो बोलूंगा इस प्लेन का नाम रहेगा 1 1 1। मेरे ख्याल से ये चीजें अभी आपको वेरीफाई हो रही होंगी बहुत इजीली। हमने कहा अगर ये चीजें वेरीफाई हो रही हैं तो डिस्टेंस कितना होगा फॉर्मूला बेस। तो हमने कहा डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से वही आएगा a अपॉन 1 स्क्वायर
प्लस आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। क्या पूछना, आंसर आपका आ जाएगा a डिवाइड बाई √3। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला या ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप रूम में विजुलाइज नहीं कर सकते, जबकि 1 और 2 आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ मिलर इंडाइसिस का। इसके तुरंत बाद हम लोग चलेंगे ब्रेग इक्वेशन पर। अगर हम वो बात करने लगे ब्रेग इक्वेशन की, तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये आपका बीटेक फर्स्ट ईयर में करवाया जाता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि आपकी जो ब्रांच होनी चाहिए वो नैनो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ तो सेकंड आपका ईयर में हो जाएगा, जिसमें कि काफी ज्यादा स्पेक्ट्रम बनते हैं और आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वो एफसीसी है या बीसीसी है या सिंपल क्यूबिक है। तो हम लोग अगर इस पॉइंट को स्टार्ट करने लगे तो हमने कहा ब्रेग इक्वेशन में वेव नेचर आएगी, और वेव नेचर का मतलब है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हमने कहा इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैंने कहा ये चीज आपको बताई थी एमओटी में भी कि अगर एक वेव ऐसे जा रही है दूसरी वेव भी ऐसे जा रही है, तो दोनों वेव आपस में सुपर इंपोज होंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था, याद कीजिएगा। तो यहां पर हमने कहा कि अगर आप वेव नेचर की बात करने लगे तो मैं बोलूंगा मान लीजिएगा जो एक्स-रे बना हुआ है वो इस टाइप का और सेम पार्टिकुलर इस टाइप का है, तो वेव नेचर इस टाइप से लगातार चल रही है। हमने कहा ठीक है, तो मैंने इसको नाम दिया, मान लीजिएगा इस पर्टिकुलर जो पैटर्न एटम के नीचे एटम और 3 लेयर आपको बना रखी है, मान लीजिएगा कि इन 2 प्लेट्स के बीच का गैप आपका d है, जिसको मैं लेयर टू लेयर के बीच का गैप बोल रहा हूं। अगर मैं यहां से एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करने लगूं और यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ करने लगूं, तो मैं बोलूंगा कि ये एंगल आप मान लीजिएगा थीटा। अगर ये आपने एंगल थीटा मान लिया तो मैंने इस पर्टिकुलर एटम में से जो लाइन नंबर 2 आ रही है, नंबर 1 लाइन, नंबर 2 लाइन, नंबर 2 पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, और परपेंडिकुलर डालने का मतलब है ये डाला और एक परपेंडिकुलर आपका मैंने इधर डाल दिया। अब मैंने नेमिंग करना स्टार्ट किया, जो ऊपर वाला एटम था इसको आपने बोला O, इसको नाम दिया आपका A, इसको नाम दिया B और इसको नाम दिया C। ये वेव आएगी नंबर 2 वाली, ये वेव आएगी नंबर 1 वाली। तो अगर आप वेव 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्या बोल सकते हो, जो वेव 2 है इसने ये पाथ एक्स्ट्रा चला है, ऑब्जर्व कीजिएगा, ये पाथ एक तो एक्स्ट्रा चला है और ये पाथ एक एक्स्ट्रा चला है। अगर ये पाथ इसने एक्स्ट्रा चला है तो फिजिक्स वाले जब वेव नेचर पढ़ाएंगे तो इसको बोलेंगे टेक्निकल नाम पाथ डिफरेंस। नाम क्या आएगा, पाथ डिफरेंस। मैंने कहा पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो उन्होंने कहा देखिएगा अगर आप पाथ डिफरेंस की बात निकालने लगे तो पाथ डिफरेंस होगा आपका एक तो हो जाएगा ए बी और हो जाएगा आपका बी और सी। ये मेरे अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस आ गया। मैंने कहा ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या बोल सकता हूं, ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर ये आप ऑब्जर्व कर लेते हैं तो मैं क्या पूछता हूं, ये अगर गैप आपका डी है तो बताएगा इस पर्टिकुलर का अगर मैं थीटा की डायरेक्शन लेता हूं तो बोला जाएगा डी कॉस थीटा, और अगर आप इसको इधर की तरफ लेते हैं तो बोलूंगा डी साइन थीटा। ऑब्जर्व कीजिएगा जो पर्टिकुलर ओ बी बना हुआ है, ओ बी ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं ओ बी को कॉस कंपोनेंट करता हूं तो लिखा जाएगा आपका ओ ए। ठीक है, अगर मैं ओ बी का कॉस थीटा ना लेके साइन थीटा लिखने लगूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, जो ए बी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा डी और ये बन जाएगा आपका साइन थीटा। किसी लोग कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत आ रही है, तो मैं उन लोगों के लिए यहां पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। एक पर्टिकुलर ये बना था, एक पर्टिकुलर आपका कुछ इस टाइप का बना है और बीच के गैप को आपने बोला है डी, और आपको बोल रखा था ये एंगल आपका है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो और नामकरण भी किया जाए तो ये आएगा ए बी और ओ। अगर ये डी बना हुआ है और मुझे ए भी निकालना है तो बोलूंगा ये पर्टिकुलर हो जाएगा आपका कितना, तो बोलूंगा ए बी कितना साइन थीटा। तो मैंने कहा इस टाइप से मैंने ए बी निकाल लिया। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने ये निकाल लिया तो आपका जितना ए बी होगा क्या सेम लॉजिक से आपका बीसी भी आएगा। मैं बोलूंगा ठीक है, सेम लॉजिक से आपने डी भी बता दिया और आपने बता दिया साइन आपका थीटा। यहां का मतलब है कि आपने 2 लेयर के बीच में जो वेव आपस में चल रही हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो सेकंड वेव है उसने हल्का सा पाथ एक्स्ट्रा कवर किया है, और अगर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया तो
तो दोनों के बीच में मिसमैच हो सकता है। मैंने कहा मिसमैच कैसे हो सकता है, कह लेंगे दो पॉसिबिलिटी हैं। मैंने कहा कौन कौन सी, उसने कहा देखिएगा एक वेव मान लीजिएगा आपकी ये चल रही है, मैंने कहा ठीक है, और दूसरी वेव चलते चलते यहां पर आ चुकी है। अगर ये वेव एग्जैक्टली इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाती है तो बोलूंगा यहां पर एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, यहां पर तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मैंने कहा दूसरा केस क्या है, उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर मान लीजिएगा वेव चल रही है और जो ये पर्टिकुलर वेव चलते चलते यहां पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया, मान लीजिएगा वेव कुछ इस टाइप से सुपर इंपोज हो गई। जो येलो वाली है वो कहता है ऊपर ए जाइएगा, रेड वाला कहता है नीचे ए जाइएगा। इसका मतलब दोनों की दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। अगर कैंसिल करेंगी तो मैं बोलूंगा यहां से इंटेंसिटी नहीं आएगी एक्सरे की। तो हमें कभी भी इसको स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी भी इंटेंसिटी नहीं बता पाएगी आपको ग्राफ में। हमने कहा इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब अगर कभी पर्टिकुलर वेव आपस में कुछ इस टाइप से चल रही थी, येलो वाली और रेड वाली या जो भी आपकी वेव थी उसने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है, तो बोलूंगा एक्स्ट्रा पाथ कवर करने का मतलब यहां से कवर हो जाएगा। अगर वो इसके ऊपर सुपर इंपोज होती है, इसका मतलब जो ये पाथ इसने एक्स्ट्रा चला था या तो ये लैम्डा होना चाहिए या ये 2 लैम्डा होना चाहिए या ये 3 लैम्डा होना चाहिए, या कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव वेव के लिए जो आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो n लैम्डा होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहां पर जो आपका कंस्ट्रक्टिव वेव रहेगी वो आपकी होनी चाहिए n लैम्डा, वेयर n आपका आना चाहिए क्या, बोलूंगा n आपका इंटीजर आना चाहिए। हमने कहा ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव वेव की बात करने लगे तो मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, और जब दोनों इक्वेशन को हमने लिखा तो हमने कहा जो हमारी इक्वेशन बनी वो बनी n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, और यहां से हम लोग की ब्रैग इक्वेशन तैयार हो गई। अगर ये इक्वेशन तैयार हो गई तो यहां पर d क्या है, बोलूंगा लेयर के बीच का गैप को आप d बोलेंगे। साइन थीटा या थीटा एंगल क्या है, तो नेगेटिव मार्क से बचने के लिए यहां पर बता देता हूं, जब आप फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर थीटा वर्टिकल से लिया जाता है, जबकि यहां पर जो थीटा आता है वो वर्टिकल से नहीं है, वो किस प्लेन से आपका डेविएशन क्रिएट किया जा रहा है वहां से एंगल बना हुआ है। थीटा क्लियरली मेंशन है, थीटा वर्टिकल प्लेन से नहीं है, थीटा प्लेन से है, वर्टिकल से नहीं है। जबकि जब फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे आपको ऑप्टिक्स तो बार बार वो बोलेंगे थीटा कि वर्टिकल जो लाइन आएगी उससे थीटा निकालना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे हमने डायपोल में पढ़ा था कि डायपोल की डायरेक्शन फिजिक्स वाले अलग बताएंगे और केमिस्ट्री वाले अलग बताएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए जो डायपोल होता है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि फिजिक्स वालों के लिए डायपोल की डायरेक्शन यूनिट पॉजिटिव चार्ज से देखा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हमें नेगेटिव मार्क से बचना है, पॉजिटिव बढ़ जाएंगे हमारे। यहां तक अगर कवर हो गया तो इस डायग्राम को दोबारा से हमने स्टडी करी। हमने कहा ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन d पता चल चुका है, साइन थीटा पता चल चुका है, अल्फा हमें पता होता है कि जब हम एक्सरे डाल रहे हैं तो किस लैम्डा का आप एक्सरे डाल रहे हैं वो आपको पता होता है। और आपका जो n होता है, अगर आपने लेयर नंबर 1 और नंबर 2 की बात करी तो n की वैल्यू लिखेंगे आप 1, जब आपने 1 और 3 की बात करी तो आप लिखेंगे n की वैल्यू 2, और कई बार इसको ऑर्डर भी बोल दिया जाता है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करने के बाद हम लोग प्रैक्टिकली n पता होता है, लैम्डा पता होता है, साइन थीटा एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं और वहां से पता चलता है हमारे d, और d से आप निकालते हैं मिलर इंडाइसेस, और मिलर इंडाइसेस से आपको पता चलता है कि वो FCC है, BCC है या HCP है। ये सब का सब आपका मिलर इंडाइसेस बताती है। हमने कहा अगर मिलर इंडाइसेस बताती है तो बताएगा प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो हमने कहा अगर मैं इसी को एनलार्ज करने लगूं और कोई कहने लगी जी हमें तो स्ट्रक्चर कभी ऐसा दिखाई नहीं कि ये अलग अलग एंगल से कैसे कैसे आएगा, तो उनको अलग अलग एंगल से चीजें समझा देता हूं। पहले मान लीजिएगा ये पर्टिकुलर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया और मान लीजिएगा सबके बीच में आपका जो गैप है वो आपका बना हुआ है A, और अगर A बना हुआ है तो मैंने इसी डायग्राम को जिसमें आपने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा होगा आइसोट्रोपिक नेचर और एनिसोट्रोपिक नेचर, वहां से भी आप लिंक कर सकते हैं। अगर सबके बीच का गैप A है, चाहे वो वर्टिकल वाले रोज हो या आपके हॉरिजॉन्टल वाले रोज हो, मैंने कहा ठीक है, क्या आप बता सकते हैं इसके बीच का जो गैप होगा वो बोलेंगे लेयर टू लेयर के बीच का गैप A होगा अगर मैं एक्सरे ऐसे डालता हूं। मैंने कहा ठीक है। दोबारा से ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आपको ऐसे देखा जाए इस टाइप से और रेस यहां से डाली जाए एक्स रेस,
क्या आपको अभी भी क्या गैप लेयर टू लेयर के बीच का गैप ए दिखाई देगा, या बोला जाएगा कि अब गैप चेंज हो जाएगा? किसी ने कहा कि डायग्राम तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन हमें तो एफसीसी से समझाइएगा। मैंने कहा भाई ठीक है, आपको एफसीसी भी समझा दिया जाता है, और अगर एफसीसी समझा दिया जाता है, ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने एक एफसीसी बनाया, एक एफसीसी के बराबर में दूसरा भी एफसीसी बनाया। कलर कोडिंग का ध्यान रखिएगा। और यहां पर एफसीसी बनाने के बाद आपने कहा एक एटम यहां पर आया, एटम एटम आपने बनाने स्टार्ट कर दिए। मैं केवल टॉप की बात करूंगा, मैं बॉटम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम कम है और आपको समझाना पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ है। हमने कहा कि अगर ये आपने एफसीसी बना दिया, तो क्या अगर मैं कभी एक्सरे यहां पर डालता हूं, तो क्या मुझे ऐसा लगेगा एक लेयर और दूसरी लेयर और तीसरी लेयर और चौथी लेयर के बीच का जो गैप है वो आपका दिखाई देगा a/2। ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आप इसको 110 से प्लेन से कट कर देते हैं तो आपका जो इमेज बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ऑब्जर्व करते रहिएगा। इस लेयर में आपको 3 एटम दिखाई देंगे, और इसके बराबर वाले रूम का भी अगर आप पर्टिकुलर एक प्लेन और ड्रॉ करने लगे तो आपको क्या एक प्लेन और दिखाई देगा? क्या लगातार ये काफी ज्यादा लेयर के पीछे लेयर दिखाई देंगी? अगर आप एक्सरे यहां से डालते हैं तो क्या आपके 2 लेयर के बीच का गैप अभी भी क्या आपको a/2 दिखाई दे रहा है, या गैप आपको दिखाई दे रहा है a√2/2? चेक कीजिएगा। तो जब हम किसी क्रिस्टल सिस्टम को देखते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन से मुझे लेयर के बीच का गैप अलग अलग दिखाई देता है। यहां पर मैं देखूंगा कि आपका एक क्रिस्टल लिया, जिसको पाउडर फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं, और आपने एक्सरे से स्टार्ट कर दिया। हमने कहा एक्सरे मशीन से कैसे काम करते हैं, तो उन्होंने कहा समझाते हुए कि सबसे पहले आपने एक प्लेट ली, और एक प्लेट पर मान लीजिएगा ये आपका क्रिस्टल सिस्टम है, और यहां से आप डाल रहे हैं एक्सरे, ठीक है। और वर्टिकल से ना बना के मैंने हॉरिजॉन्टल से बनाया, ये एंगल आपका थीटा था। तो यहां से जो आपने एक्सरे डाली है, एक्सरे जाने के बाद ये अगर मैं अपनी तरफ से एज्यूम करता हूं, और ये भी आपका, तो क्या बोल सकते हैं ये जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा। जैसे ये थीटा आया तो यहां से ये डिफ्लेक्ट होके यहां पर चली गई, और ये एंगल भी आपका थीटा आया। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसका मतलब ये एंगल जितना वो डेविएट कर रहा है, ये एंगल कितना हुआ 2 थीटा। और यहां से मैं पर्टिकुलर अपने जितना भी आपका प्लेट पर आपका डिफ्रैक्शन आएगा वो मैं मेजर कर लूंगा, या कहूं उसकी इंटेंसिटी मेजर कर लूंगा, और मुझे जो ग्राफ दिखाई देगा एक्सरे का वो यहां पर तो आती है आपकी इंटेंसिटी, और यहां पर आती है आपका 2 थीटा। कितना? 2 थीटा। और हमें जो ग्राफ दिखाई देते हैं वो इस टाइप से दिखाई देते हैं, और इन ग्राफ के पीक को ही देखकर आप ये बता सकते हैं कि वो एफसीसी है, बीसीसी है, या एचसीपी है। कुछ भी स्ट्रक्चर हो, आप केवल इन पीक को देख के बता सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। तो हमें क्वेश्चन आया कि कैसे देखते हैं। अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करने लगे तो याद रखिएगा, अगर आपको कोई बोलता है सिंपल आपका क्यूबिक सिस्टम बन गया, क्या बन गया? आपका सिंपल क्यूबिक सिस्टम बन गया, तो आपका जो मिलर इंडाइसिस रहेगा वो ऑल वैलिड होते हैं। ऑल का मतलब इवन भी हो सकते हैं और आपके ऑड भी हो सकते हैं। हमने कहा पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 आता है आपका, अगर वो बीसीसी स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आपको जो मिलर इंडाइसिस आएंगे, जो पीक आएंगे, वो आपके बनेंगे जहां पर H प्लस K प्लस L की वैल्यू केवल और केवल इवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? केवल इवन होनी चाहिए। मैंने कहा ये कैसा आपका है, अभी एग्जाम्पल या क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे। और लास्ट जो थर्ड है वो आपका बनता है आपका एफसीसी, और एफसीसी बोलते हैं कि जो भी मिलर इंडाइसेस आएंगे वो अनमिक्स्ड होने चाहिए, मतलब या तो ऑल इवन होने चाहिए या ऑल आपका होने चाहिए ऑड। अगर ऐसा बना हुआ है और ऐसे से पीक दिखाई दे रहे हैं तो आप बोलेंगे कि वो एफसीसी का है। हमने कहा जी क्वेश्चन नंबर 1 कर। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपसे पूछा जाए और बोला जाए कि आपने पर्टिकुलर यहां पर इंटेंसिटी ड्रॉ करी, यह आपका मान लीजिएगा एक पैटर्न है या कहें एक
जे क्रिस्टल सिस्टम है और आपने यहां से एक्सरे डालने की स्टार्ट करी। जैसे ही आपने एक्सरे स्टार्ट करा तो यहां पर आप उस एक्सरे की इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं और जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो थीटा नहीं करते, वो कितना करते हैं 2 थीटा। लगातार आप इसको रोटेट करते जाएंगे, रोटेट करते करते अरे एकदम से आपने रोक लिया क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी का पीक बन गया। आपने अलग अलग एंगल चेंज किए और वो एंगल डिफाइन करे जहां पर इंटेंसिटी के पीक आ रहे हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है, तो हमने कहा चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते। आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि यहां पर आपने 2 थीटा बनाया और y एक्सेस पर आपने इंटेंसिटी बनाई। किसी एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि एक्सरे डिफ्रैक्शन या ब्रैग इक्वेशन में एक्स एक्सेस पे क्या ड्रॉ करते हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट लगा के आए थे थीटा, जबकि आंसर थीटा नहीं है। आंसर क्या आता है 2 थीटा। हाँ, ये अलग बात है कि अभी कुछ ही ईयर हुए हैं इसको ऐड होते हुए सिलेबस में, तो इस पे जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम बुक्स में भी दी गई हैं वो बहुत ही कम दी गई हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कब कौन सा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाए। जैसे अभी 1-2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, वो भी एडवांस में, जहां पर बोला गया था जो बोरेक्स है उसमें कितने एटम प्लेन में है, जबकि वो 3D क्वेश्चन बनता है। तो सेम पर्टिकुलर बिहेवियर जब मैं इसकी बात करने लगूं तो मुझे अब आगे से तैयार रहता है, जब मैं ब्रैग इक्वेशन पढ़ूंगा तो जो ग्राफ बनेगा वो इंटेंसिटी आएगी y एक्सेस पर और 2 थीटा आपका आएगा x एक्सेस पर। हमने कहा इस क्वेश्चन को कीजिएगा। मैंने कहा ये पर्टिकुलर कितने एंगल पर बना वो एक अलग बात है, मैं आपको अगर मिलर इंडाइसिस कैलकुलेट करके बताने लगूं तो आपका इसका मिलर इंडाइसिस आया, इसका आया 110 और ये आया आपका 111। उन्होंने कहा ये जो पीक दिखाई दे रहे हैं ये इस मिलर इंडाइसिस पे आए हैं। मैंने कहा अगर ये मिलर इंडाइसिस पे आए हैं तो ऊपर वाला डायग्राम देखिएगा, क्या बोल सकता हूं ये HKL इवन होगा 1 + 0 + 0 नहीं, इसका मतलब ये डायग्राम BCC का तो नहीं है। मैंने कहा ये हो सकता है FCC हो, क्या बोल सकता हूं 111 तीनों ऑड है, 110 दो आपके हो गए कौन 11 मतलब आपके ऑड और 0 हो गया आपका इवन, इसका मतलब ये FCC भी नहीं है। तो जब ये FCC और BCC नहीं है तो ये डायग्राम किसका माना जाएगा, बोला जाएगा सिंपल क्यूबिक सिस्टम का। हमने कहा अरे ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपने वही काम किया, इंटेंसिटी और 2 थीटा लिया और बताया गया कि इस मिलर इंडाइसिस पर आपको पीक्स दिखाई दे रहे हैं। बताएगा सिंपल क्यूबिक का क्या है, बोलूंगा 110 200 211 211, इसका मतलब ये मिक्स हो चुका है और अगर मिक्स हो चुका है तो ये FCC तो नहीं होगा। मैंने कहा अगर FCC नहीं होगा तो BCC होगा, बोलूंगा 110 को ऐड कीजिएगा, क्या बन रहा है, बोलूंगा इवन, 200 को ऐड कीजिएगा, बोलूंगा इवन, 211 बोलूंगा इवन। ऐड करने के बाद इसका मतलब ये जो डायग्राम है वो 100% आपका BCC का होगा। हमने कहा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपके 3 में ये मिलर इंडाइसेस आपको मिले जब आपने I और 2 थीटा के बीच में ग्राफ बनाया। तो हमने कहा अगर ये 111 है और 200 है तो ऑब्जर्व कीजिएगा क्या ये सिंपल क्यूबिक लग रहा है, BCC लग रहा है या आपका FCC लग रहा है। तो बोलूंगा सभी ऑड हैं, सभी लोग इवन हैं, सभी लोग फिर से इवन हो गए। तो जितने भी आगे तक पीक चलेंगे अगर आपको वहां पर इवन और ऑड नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब वो सिंपल क्यूबिक तो नहीं है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक बोलता था सब मिलेंगे, ऑड भी मिलेगा इवन भी मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। जब हमने चीजें चेक करी तो पता चला ये तो आपका FCC है, क्योंकि कभी तो सब लोग इवन है और कई बार लोग सब लोग ऑड है, और पता चला कि आपका ये बन जाता है FCC। तो ये आपका मिलर इंडाइसेस है। अगर न्यूमेरिकल की बात किया जाए तो एक दो न्यूमेरिकल जो बहुत इजी होंगे वो आपको नीचे मिल जाएगा, अदरवाइज आप सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, जहां पर थीटा वर्टिकल से नहीं है, अल्फा एक्स रे का वेवलेंथ है। n की वैल्यू आपकी जनरली हम लोग 1 रखते हैं क्योंकि हम लेयर 1 और 2 की बात करेंगे। अगर मैं लेयर 1 और 3 की बात करूंगा तो मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा। लगातार n की वैल्यू हम लोग चेंज करते रहेंगे, लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें ज्यादातर में हम n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 ही लेके चलते हैं। तो यहां पर आपका ब्रैग इक्वेशन प्लस मिलर इंडाइसेस कंप्लीट होता है।